हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, जो कि मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण अंश है। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक रहा। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1678 ईस्वी तक रहा। मध्यकालीन युग में स्थापित होने वाला यह पहला हिंदू राज्य था। जो विजयनगर था, यह मध्यकालीन युग में स्थापित होने वाला पहला हिंदू राज्य था। इसका मूल जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो जीत का शहर। जो विजयनगर है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो जीत का शहर है। विजयनगर कृष्णा तथा तुंगभद्रा के मध्य बसाया गया था। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य में बसाया गया था। आरंभ में इसका नाम हम्पी रखा गया। कालांतर में इसको विजयनगर के नाम से जाना जाता है। हम्पी विजयनगर की राजधानी बनी। बाद में हम्पी विजयनगर की राजधानी बन गई। स्थापना की अगर बात करते हैं तो विजयनगर की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन भाइयों का जो प्रेरणा स्रोत थे वो माधव विद्यारण्य नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने इनसे प्रेरणा लेकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने शासन किया। क्रमशः पहला संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अरविंद वंश। ये 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। तो आइए शुरू करते हैं संगम वंश से। संगम वंश 1336 से लेकर 1486 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासक रहा। संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 तक था। इसने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। इसने जो संगम वंश का नाम संगम रखा था वो अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। इसने आनेगोंदी को अपनी राजधानी बनाया। इनकी जो राज्य भाषा थी वो तेलुगु थी। हरिहर प्रथम ने 17 वर्षों के बाद अपनी राजधानी विजयनगर बनाई। इसके बाद जो शासन आया वो बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से लेकर 1370 ईस्वी तक रहा। इसने मदुरा पर विजय प्राप्त करके उसको विजयनगर में मिला लिया। इसकी जो पहली जीत थी, जो मुख्य जीत थी वो ये थी कि इसने मदुरा पर विजय हासिल की और उसको विजयनगर राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म का प्रोत्साहन किया। फलस्वरूप इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इसने वैदिक जो धर्म था, जो हिंदू वैदिक धर्म है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन प्रदान किया और इसने उसी के नतीजन जो उपाधि धारण की वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक थी। इसके बाद जो शासनकाल आया वो हरिहर द्वितीय का रहा, जो 1370 से लेकर 1404 तक था। यह बुक्का प्रथम का पुत्र था। जो हरिहर द्वितीय था वह बुक्का प्रथम का पुत्र था। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 1404 में हरिहर द्वितीय का शासन समाप्त होने के बाद 1404 से 1406 तक विरूपाक्ष प्रथम तथा बुक्का द्वितीय का शासन रहा। इन लोगों के शासनकाल में कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ। इसके बाद बात करते हैं देवराय प्रथम की, जिनका शासनकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। इटली का यात्री निकोलो कांटी, इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद जो शासन हुआ संगम वंश पे वो देवराय द्वितीय का, जो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये जो था ये सबसे प्रतापी राजा था संगम वंश का। ये जन साधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था। इसके शासन में फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक, जो फारस का राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वह भारत आया। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय के लिए इसके दरबार में था। जो तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे श्रीनाथ, वो इसके दरबार में कुछ समय के लिए थे। फरिश्ता के अनुसार इसने सेना में मुसलमानों की भर्ती की तथा उन्हें जागीरें दी और इसने सेना के लिए मुसलमानों के लिए मस्जिद का भी निर्माण कराया। देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी, जिसको जगबेटकर भी कहा जाता है, इसको हाथियों का शिकारी बुलाया जाता था। इसका हाथियों के शिकारी को जगबेटकर नाम से भी जाना जाता है। इसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि तथा ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसके बाद जो शासनकाल रहा वो मल्लिकार्जुन का रहा, 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक रहा। इसको प्रोण देवराय भी कहा जाता है। इसके बाद जो शासनकाल आया 1465 से 1485 तक विरूपाक्ष द्वितीय का था। ये संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा अराजकता बढ़ गई। इसके शासनकाल में अराजकता अपने चरम पर थी।
इसको सामंतों का विद्रोह भी झेलना पड़ गया। 1485 में इसके शासनकाल में चंद्रगिरी के जो शासक थे सालू नरसिंह, उन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा जो कि विरूपाक्ष द्वितीय थे उनको पराजित करके उनकी हत्या कर दी और स्वयं विजयनगर पर शासक बन गया। इस प्रकार विजयनगर पर एक दूसरे वंश सालू वंश की स्थापना हुई। सालू वंश का शासनकाल 1485 से 1506 तक रहा। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू था। इसने सामंतों के विद्रोह का दमन किया और कानून व्यवस्था को अच्छे से लागू किया। नरसिंह सालू के दो पुत्र थे, पहला तिम्मा और दूसरा इम्माड़ी नरसिंह। तिम्मा की हत्या करने के पश्चात इम्माड़ी नरसिंह जो तिम्मा की हत्या हो गई विरोधियों द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, इसके बाद इम्माड़ी नरसिंह को शासक बनाया गया। किंतु कालांतर में इसका जो संरक्षक था नरसा नायक, उसने इम्माड़ी को बंदी बना लिया और स्वयं जो है शासक बन गया। उसने इम्माड़ी नरसिंह को बंदी बना लिया और नज़रबंद कर दिया। 1505 में नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, इसने इम्माड़ी की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इस प्रकार सालू वंश का अंत हुआ और विजयनगर पे एक अन्य वंश तुलु वंश की स्थापना हुई जो 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा। तुलु वंश की नींव वीर नरसिंह ने डाली। इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करने के पश्चात इसका शासनकाल कुल 4 वर्ष ही रहा। जो वीर नरसिंह था इसका शासनकाल 4 वर्ष ही रहा। इसके द्वारा इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करने के बाद जो असंतोष फैला, उसके कारण आंतरिक विद्रोह, राज्य का जो आंतरिक विद्रोह था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1509 में इसकी मृत्यु के बाद वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद जो वीर नरसिंह का छोटा भाई था कृष्णदेवराय, वो शासक बना। बात करते हैं कृष्णदेवराय की, इसका शासनकाल 1509 से स्टार्ट हुआ। ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। जो कृष्णदेवराय था ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इसकी महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुल्क बाबरी लिखी थी उसमें इसको भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। इसके प्रमुख आक्रमणों पर नजर डालते हैं तो बीजापुर राज्य में रायचूर का द्वार इसने जीता। इसके बाद उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव गणपति को इसने 4 बार हराया और आंध्र के आसपास के जो तटवर्ती राज्य थे उनको जीत लिया। जब इसने 4 बार उड़ीसा पर आक्रमण किया और उनको जीता तो उसका नतीजा यह निकला कि दोनों में कृष्णदेवराय और प्रताप रुद्रदेव गणपति के बीच विवाह संबंध स्थापित हुए। इसके बाद बीदर पर आक्रमण करके यहाँ के शासक महमूद शाह के वजीर, जो यहाँ का जो शासक था महमूद शाह, वो अपने वजीर की कैद में था, तो इसने बीदर पर आक्रमण किया और महमूद शाह को इसकी वजीर की कैद से मुक्त कराया और बीदर को पुनः महमूद शाह को सौंप दिया। इसके दरबार में तेलुगु विद्वान रहते थे जिनकी संख्या 8 थी, जो प्रमुख थे। इनको अष्टदिग्गज, जो 8 विद्वान तेलुगु विद्वान थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय स्वयं भी एक बहुत बड़ा विद्वान था, जिसको आंध्र भोज या अभिनव भोज या दक्षिण भोज भी कहा जाता था। इसके अन्य जो उपनाम थे इसकी विद्वानता के कारण आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा दक्षिण भोज के नाम से जाना जाता था। इसने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेवराय के बाद इसका भतीजा शासक बना। जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई इसके बाद इसका भतीजा शासक बना, किंतु बाद में इसका पुत्र सदाशिव शासक बन गया। जो कृष्णदेवराय का पुत्र था वो सदाशिव, वो शासक बन गया। मुख्य सलाहकार जो सदाशिव का था वो राम राय था। उसने शासन की सत्ता सदाशिव के हाथ में ना सौंपकर खुद शासन सत्ता को चलाने लगा। जो राम राय था ये कट्टर हिंदू विरोधी था, ये कट्टर हिंदू था और मुस्लिम विरोधी था। इसका नतीजा ये था कि इसने मुसलमान राज्यों पर आक्रमण किया और मुसलमानों में इससे असंतोष फैल गया, जिससे जो मुसलमान राजा थे उनमें विद्रोह की भावना पनप गई। मुसलमान शासकों ने इसके खिलाफ विद्रोह की योजना तैयार की और अली आदिल शाह ने राम राय से, जो कि इसका मुख्य सलाहकार था सदाशिव का, उससे कुछ जिलों की मांग की। लेकिन जब राम राय ने इससे मना कर दिया तो 1565 में उसने हमला कर दिया और तालीकोटा का युद्ध हुआ, जो राम राय और अली आदिल शाह के मध्य लड़ा गया। इसे, जो तालीकोटा का युद्ध है, इसे कृष्णा नदी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में मुस्लिम राज्यों ने
एक साथ विजयनगर पर हमला किया। जो मुस्लिम राज्य जिसके विद्रोह में थे उन सब ने एक साथ मिलकर विजयनगर पे हमला किया और पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया, काफ़ी धन संपदा लूटी और नरसंहार भी किया। इसके बाद इसमें जो राम राय था उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो राम राय का भाई था तिरुमल, वो सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा चला गया और उसने अपनी राजधानी पेनुकोंडा बनाई। 1570 में सदाशिव की मृत्यु के बाद तेरुमल स्वतंत्र शासक बन गया। जो तेरुमल राम राय का जो भाई था, वह जब सदाशिव की 1570 में मृत्यु हो गई, इसके बाद यह स्वतंत्र शासक बन गया। इसके बाद तेरुमल ने एक नए वंश अरविंद वंश की स्थापना की, जो 1590 से लेकर 1678 तक रहा। इसका जो अरविंद वंश का जो सबसे महान शासक था वो वेंकट द्वितीय था। इसकी राजधानी चंद्रगिरी थी। जो वेंकट द्वितीय था, इसकी राजधानी चंद्रगिरी थी। 1598 में वेंकट द्वितीय के शासनकाल में एक ईसाई मंडल आया हुआ था। उसने जो वेंकट द्वितीय था उसने ईसाई मंडल की बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया, बहुत भव्य स्वागत किया और उस ईसाई मंडल ने वेंकट द्वितीय से एक चर्च बनाने की आज्ञा मांगी। वेंकट द्वितीय ने उनको एक चर्च बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी। यह ईसाई धर्म की चित्रकला में वेंकट द्वितीय बहुत अधिक रुचि रखता था। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में मैसूर, जिस समय मैसूरू के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना वोडेयार ने की। इस वंश का अंतिम शासक जो अरविंद वंश था, उसका अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। आगे बात करते हैं विजयनगर की प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में। यह पूर्णतया राजा के शासन के अधीन था। जो विजयनगर था यह पूर्णतया राजतंत्रात्मक शासन था। इसका जो पूरा शासन सत्ता थी वो राजा के अधीन थी। उत्तराधिकारियों का जो चयन होता था वो राजा स्वयं अपने शासनकाल में ही अपने जीवित रहते हुए ही करता था। राजा ने 2 परिषदों का निर्माण किया था। इसके शासनकाल में प्रत्येक राजा ने 2 परिषदों का निर्माण किया था। पहला राज्य परिषद, दूसरा मंत्री परिषद। जो राज्य परिषद था ये एक विशेष परिषद था जो मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता था राजा के। और जो विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था, जिसको शिष्ट कहा जाता था। इसकी दर उपज के हिसाब से अलग अलग थी, अलग अलग फसलों पर यह अलग अलग लगता था। 16वीं शताब्दी के मध्य में सदाशिव ने विजयनगर में नाइयों को कर से मुक्त कर दिया था। अब बात करते हैं विजयनगर के प्रशासनिक इकाइयों के क्रम की। तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रांत होता था जिसको मंडल कहते हैं। इसके बाद कोट्टाम जो जिला के रूप में था। इसके बाद नाडु जो ग्रामों का समूह, लगभग 50 ग्रामों का समूह होता था। और उर सबसे जो छोटी इकाई थी वो उर या ग्राम थी। आयंगर व्यवस्था जो एक अन्य व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में थी, वही विजयनगर शासकों के स्थानीय प्रशासन की देखभाल के लिए थी। जो स्थानीय प्रशासन की देखभाल के लिए जो शासक नियुक्त होते थे, उनकी देखभाल के लिए जो एक अन्य व्यवस्था लागू की गई थी उसको आयंगर व्यवस्था के नाम से जानते थे। न्याय व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो विजयनगर में न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी और दंड व्यवस्था जो थी वो भी बहुत कठोर थी। न्याय बहुत सख्ती से होता था और कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था। मुद्राओं की बात करते हैं तो इस विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण और चांदी तथा अन्य मुद्राएं भी जारी हुई। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण मुद्राओं की। तो 12 जो मुख्य स्वर्ण मुद्रा थी उसको पैगोंडा, हुण, परदौस तथा अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो वराह का जो मुख्य नाम थे वो पैगोंडा, हुण तथा परदौस थे। परतप एक अन्य स्वर्ण मुद्रा थी जो वराह का 1/2 थी। फनम एक अन्य स्वर्ण मुद्रा थी, ये वराह का 1/10वां हिस्सा होती थी। चांदी की मुद्रा की बात करते हैं तो टार जो टार थी वो चांदी की मुद्रा थी, ये फनम का 1/6 होता था। एक अन्य जो मुद्रा तांबे की मुद्रा थी, इसे डिजिटेल के नाम से जानते थे। ये टार के जो चांदी की मुद्रा थी उसके 1/6 भाग थी। सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी जो 4 वर्णों में व्याप्त थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो पुरुषों की अपेक्षाकृत थोड़ा निम्न थी, किंतु जो उत्तर भारत था वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। गंगा देवी ने मैदुरा विजय नामक एक ग्रंथ लिखा था। मैदुरा विजय जो एक संस्कृत ग्रंथ था वो गंगा देवी ने लिखा था। और गंगा देवी जो थी वो बुक्का प्रथम की पुत्री थी। इतिहासकार मानते हैं कि बुक्का प्रथम की पत्नी भी एक साहित्यकार थी।
विजयनगर में कला का विशेष स्थान है। इस काल में मंदिरों की जीवंत रचना जो है कल्याण मंडल से देखने को मिलती है। जो इसका जीवंत उदाहरण है वो कल्याण मंडल है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ के मंदिर को जो जो मंदिरों का निर्माण होता था वो एक विशाल प्रांगण में बनाया जाता था। मंदिरों की दीवारों और खम्भों पर भी मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। यहाँ के जो दो मुख्य मंदिरों की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इतिहास में जाने जाते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर जो कृष्ण देव राय के द्वारा बनवाया गया था, और दूसरा हजार राम मंदिर जिसको हजारा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वो भी कृष्ण देव राय के नाम से बनाया गया था। तो इस वीडियो में हमने बात की विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड for regular updates subscribe our channel, share this video. Thank you.